2024 में न्याय का लाल उसको जिता नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने का काम है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने के लिए निवेदन करेंगे आदिवासी समाज को, क्योंकि ये घटिया पार्टी है और आदिवासी को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। ये जो है जबरदस्ती जो है अपना आरएसएस जो बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाह रहे हैं और आदिवासी को सीधा सीधी यहाँ से खत्म करना चाह रहा है। ये लोग अब मारने के लिए तैयार है तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ते लड़ते मरेंगे। हम लोग ऐसे हार मानने वाला नहीं है। जिसी समझिए आदिवासियों के लिए काला कानून होगा, क्योंकि एक मुश्त हमारी जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट, उसके साथ साथ जो है हमारा पेशा कानून, जो स्थानीय जो जमीन कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट और उसके अंतर्गत आने वाले खुदकटी जमीन, भूमिहरी जमीन, डाली कताई जमीन एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। ये कहीं न कहीं आदिवासियों का एक समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक आदिवासी बच्चे पर पेशाब कर रहा है। आप सोच सकते हैं तो UCC लागू नहीं हुआ तो ये हालात है आदिवासियों को, जब लागू होगा तब तो क्या होगा। संघीय भाजपा एजेंडा जो है देश के अंदर में लागू करने का, तो सत्ता ही स्वर्ण सामंती ब्राह्मणवादी ताकतों का, पूंजीपति ताकतों का सत्ता है। 2024 देश में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में मुख्य एजेंडा था UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश में लेकर आना और उसको कानूनी रूप से करके इस देश में लागू करना। और के तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से अब तक 16 लाख लोगों ने हमारे पर अपनी सरकार को भेजी है। दूसरी तरफ राज्य के कई आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठन, इसका खुल करके उन लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका एजेंडा था 44 करोड़ लोगों पर दबाना चाहती है। अगर किसी देश में लागू हो जाता है तो इस देश के कई समुदाय हो जाएंगे, उन पर अत्याचार आज भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों का यह भी कहना है कि इस वक्त में बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। और तमाम बातों को सोच करके भारतीय जनता पार्टी कानून और इस एजेंडे के तहत फिर से 2024 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। आज के तहत झारखंड में आदिवासी समुदाय, कई आदिवासी समुदाय के लोग संगठन, कई आदिवासी संगठन राजभवन के सामने UCC का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जमा हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हैं और UCC का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और आदिवासी काम कर रहे हैं। आदिवासी समाज के युवा लोगों से विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करके अभी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कानून का समर्थन कर रहा है, स्वागत कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या मनता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाती है और हमारा 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को समाप्त करने का प्रयास करती है तो 2024 में न्याय का लाल उसको जिता नहीं सकता है। पूरा आदिवासी समाज कुछ करेंगे जनता के लिए और आदिवासी भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने का काम है। भारतीय जनता पार्टी बार बार सुनते हैं तो आदिवासी लोग हरा लेगा। अरे ब्राह्मण लोगों की पार्टी है या किसकी पार्टी है? देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, 15 करोड़ जो आदिवासी हैं एक हो गए ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी पार्टी यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कल बीजेपी का ही विधायक का प्रतिनिधि हमारे आदिवासी समाज को पेशाब कर रहा था। हमको लग रहा था हमारे देश में लग रहा था कि हम आदिवासियों को पेशाब कर रहा है, लेकिन आने वाला समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है
आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी की दे रहे हैं। मोदी जी के नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकार पर हम लोग को जो कराघात करेंगे तो हम लोग भी उल्लास करेंगे। तो अमित शाह और मोदी जी आपको इस बात से डर जाएंगे, क्या लग रहा है? लोकतंत्र में वोट से बहुत डरता है, कोई डरे जाए नहीं, नेता वोट से बहुत डरता है। और आने वाला समय बिल आता है या हमारा जो है जन विरोधी काम करता है तो इसका फैसला 2024 में करेंगे हम लोग। अभी आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, भाजपा कह रही कुछ है ही नहीं है, लोग झूठ को नेतागिरी कर रहा है। बीजेपी हमेशा लड़वाने झगड़वाने का काम करती है और हमेशा वोट पोलराइजेशन का काम करती है, इसे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। सुशील ला रहा है कि आपने पूछा आदिवासियों के बीच, आदिवासी को यदि बार बार छोड़ोगे तो हम समझते हैं चुनाव के साथ साथ इस राज्य में विद्रोह करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, अगर समान नागरिक संहिता अगर इस देश में लागू हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को होगा, क्योंकि आदिवासी समाज अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से चलती है और उनका जो भी शादी ब्याह तलाक या फिर संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो सामाजिक स्तर से होता है। कोई कानून या फिर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट से नहीं होता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से होता है। हम लोग सामाजिक स्तर पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी के अलग अलग अपने कानून है, अपने पर्सनल लॉ है, और उसके बावजूद एक देश एक कानून। तो फिर हम कहना चाहेंगे सरकार से कि आप पूरे देश में आदिवासी राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, आदिवासियों के हिसाब से सबके लोग क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। यहाँ आप अभी तक दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर पाए। हिंदू लोग के हिसाब से चले तो यहाँ बिना दहेज का शादी नहीं होता है और महिलाओं को भी संपत्ति में वहाँ अधिकार है। अगर हमारे यहाँ अगर बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलता है तो फिर से यहाँ दहेज प्रथा आदिवासियों के बीच शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कई अन्य जातियों को आदिवासी में शामिल होने से इसलिए हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है वो हम आदिवासियों से अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी संस्कृति हमारे ऊपर ना हावी हो जाए, इसलिए हम लोगों को आदिवासी बनने का विरोध करते हैं। और अगर अभी इस तरह से अगर कानून लाया जाएगा तो हम जो आदिवासी हैं पूरे देश में जो विविधता पर हम लोग निर्भर करते हैं, हम लोग समूलतः खत्म हो जाएंगे। मोदी जी तो इस बात को कह रहे हैं कि एक घर में दो भाई रहते, दोनों भाइयों के लिए अलग अलग कानून क्यों? किस घर में दो भाई हैं? हर घर में दो भाई का, यहाँ 5 भाई भी हैं। लेकिन अगर सबके शुरू से ही जब देश आजादी के बाद से ही पर्सनल लॉ सभी के अलग अलग हैं, सभी अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सभी अलग अलग रीति रिवाज को अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो फिर अलग अलग कानून क्यों नहीं? अगर यही बात है तो मोदी ही अभी इतना तेज कैसे हो गए हैं? क्या उन्हीं का सबसे ज्यादा दिमाग है या वही एक बुद्धिजीवी है? क्या जो आजादी के बाद जो संविधान बनाए गए थे, संविधान जो बनाए गए थे आजादी से पहले, आजादी के बाद, उस समय ये क्या बुद्धिजीवी की कमी थी? क्या उस समय एक जैसे कानून नहीं बनाया जाना चाहिए था? तो अभी आज आजादी के 75 वर्ष बाद एक जैसे कानून की बात क्यों की जा रही है? तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। समझिए आदिवासियों के लिए काला कानून होगा, क्योंकि एक मुश्त हमारी जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट, उसके साथ साथ जो है हमारा पेशा कानून, जो स्थानीय जो जमीन कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, और उसके अंतर्गत आने वाले खुदकटी जमीन, भूमिहरी जमीन, डालीकतारी जमीन, एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। ये कहीं न कहीं आदिवासियों का एक समाप्त करने का एक षड्यंत्र है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म और जमीन ही आधार है। हमारा सबसे बड़ी चीज संवैधानिक अधिकार के साथ साथ जो हमारा धार्मिक संस्कृति को जो उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया रहा है, जो हमारी शादी विवाह अलग होती है, अलग परंपरा से जीते खाते हैं, ये एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसलिए सांकेतिक प्रयास हम लोग धरना के कार्यक्रम से हम लोग विरोध कर रहे हैं। देश की संविधान को मानते हैं, लेकिन अब संविधान को संशोधन करके एक कानून ला रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि 781 जनजाति है और सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों का है, सबसे ज्यादा संस्कृति हम आदिवासियों को मानते हैं। और RSS लोग कहता है कि आदिवासी हमारे पूर्वज थे, तो अब क्यों अपने पूर्वजों को खत्म करना चाहते हैं? कहीं न कहीं ये पूरे देश में एक अराजकता पैदा हो रहा है और
ये धरना के माध्यम से आज ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, हर कोने कोने पे जाएंगे और यदि चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने के लिए निवेदन करेंगे आदिवासी समाज को, क्योंकि ये घटिया पार्टी है और आदिवासी को समाप्त करेगा षड्यंत्र रच। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को देश के 140 करोड़ लोगों पर थोपना चाहती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देश के 144 करोड़ और हम सबसे ज्यादा मतलब मुसलमान, ईसाई और आदिवासी, सबसे ज्यादा आदिवासी जो कम से कम 15 करोड़ है, उस पर सबसे बड़ा घाटा होने वाला है और एक मुश्त समाप्त करने के लिए ये एक षड्यंत्र चल रहा है और ये थोपी हुई कानून हम लोग किसी कीमत पर नहीं माने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून लाने की बात कर रही, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है। कई आदिवासी परिवारों के घर को जला दिया गया, कई आदिवासियों को जिंदा जला दिया गया और कल मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला नामक एक व्यक्ति ने एक आदिवासी युवा के ऊपर चलते राह खड़ा होकर के हाथ में सिगरेट लेकर के पेशाब कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कल ही हमने देखा सोशल मीडिया में कि मध्य प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक आदिवासी बच्चे पर पेशाब कर रहा है। आप सोच सकते हैं, जब यूसीसी लागू नहीं हुआ तो ये हालात है आदिवासियों को, जब लागू होगा तब तो क्या होगा। और मणिपुर का आपने मामला देखा, वहां पर भी लड़वाया जा रहा है वोट का पोलराइजेशन के लिए, और कहीं ना कहीं मोदी का ये वोट का पोलराइजेशन के लिए ये जो है मतलब ये नीति को ला रहा है। इसलिए पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कर रही है, आदिवासी समाज हम लोग बहुत नाराज है और आने वाला समय में तो ये पार्टी को यदि लाती है बिल तो हम लोग विरोध करने का काम करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। मोदी आदिवासियों के मुद्दे पर मौन क्यों हो जाते हैं, इस पर क्या लगता है? अरे भाई, मोदी दूसरे विचारधारा के लोग हैं, वो हमारे आदिवासी को देखना नहीं चाहते हैं। अमेरिका में कहा गया इनकी पार्टियों के द्वारा यहाँ पर आदिवासी रहता ही नहीं है, जबकि आदिवासी का हम लोग शुरू से 100% से अभी कमी हुई है। तो ये बहुत सारा जो राजनीति करने के लिए सब काम हो रहा है और झारखंड और देश में बीजेपी सरकार हम समझते हैं कि वोट का पोलराइजेशन के लिए सब काम कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये लॉ कमीशन को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अनुसूचित जनजाति यानी कि 244 क्षेत्र में रहते हैं और सामान्य क्षेत्र का जो कानून है आपका 44 ये इस क्षेत्र में लागू नहीं होता है। इसलिए आदिवासियों को भड़काने का ये भारत सरकार प्रयास ना करे। आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, प्रकृति के साथ इन लोग का अच्छा खासा सामंजस्य है और हम लोग का ये प्रकृति के बनाए कानून पर ही हम लोग चलते हैं। आदमी द्वारा जो बनाया गया कानून उसको भले ही आज हम मान रहे हैं भारत के साथ रहने के लिए, लेकिन हम लोग का अपना अलग कानून है, अपना अलग व्यवस्था है, हम अपना व्यवस्था में हम खुश हैं। तो क्या मोदी जो गंभीर मुद्दे हैं इस देश का, उस मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए यूसीसी को टारगेट किया है? जी हाँ, देश में जितना महंगाई जैसे एकदम गंभीर मुद्दे हैं और भी बहुत सारा, मोदी सरकार 10 साल में पूरा फेलियर हो चुका है। सिर्फ लोगों को अगले चुनाव आ रहा है वहां से अपना ध्यान भटकाने के लिए ये यूसीसी जैसे मुद्दे को लाया है। वो जानता है कि अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ 244 है उस एरिया में, शेड्यूल एरिया में आपका 44 लागू हो ही नहीं सकता है, तो 44 को यहाँ लगाने का 44 को लाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो देश में हो ही रहा है, लेकिन संघीय भाजपा एजेंडा जो है देश के अंदर में लागू करने का, इस और मोदी जी बढ़ रहे हैं और ये जो बहुसंख्यक जनता है, आदिवासी दलित पिछड़ा जो वर्ग है, इस पर खास वर्ग का डोमिनेट करने का ये रास्ता बनाया जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर में समान नागरिकता सुनने में अच्छा लगता है। मोदी जी समान बनाने वाली नागरिक संहिता को लाए, जो देश के अंदर असमानताएं हैं, राजनीतिक असमानता है, सामाजिक असमानताएं हैं, आर्थिक असमानता है, पहले उसको पाटे। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। भाजपा अपने मूल एजेंडा जो है, उनका छुपा एजेंडा है, उस एजेंडा को सामने ला रहे हैं और इस देश के अंदर में थोपने की कोशिश है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है, सरकार को क्या चेताने की कोशिश है? हमारा सीधा सीधा कहना है, अभी तो आदिवासी समुदाय इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक वर्ग और कमजोर वर्ग, ये सारे लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है देश के अंदर में ये अघोषित रूप से ये संविधान बदलने की साजिश है
और संविधान को तोड़ मोड़ कर खास वर्ग के हितों में संविधान को लेने की सब चल रहा है। तो क्या लगता है आपके इस विरोध से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा इससे? हमने कहा है देश के अंदर में क्या फर्क नहीं पड़ेगा ये अलग बात है। यह वोट बैंक की राजनीति की बात होती है। मोदी जी ने 22वें विधि आयोग को आगे करके ये दांव खेला है, दरअसल राजनीतिक हित साधने के लिए 2024 का चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए, कि उनको पता है देश के अंदर में वोट राजनीतिक रूप से पिछड़ा समुदाय आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है। तो मोदी को आदिवासी वोट साधना है, पिछड़ा वोट दुर्व्यवहार करके बंटवारा करना है, दलित वोट बंटवारा करना है, और इसीलिए ये सामने लाया गया है। इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को इस बारे में बताया जाए, उस खतरे से आगाह किया जाए, और भाजपा के खिलाफ, यूसीसी बनाने वाले के खिलाफ बड़े मंच तैयार करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून लाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ मैं मणिपुर का मैं जिक्र करूं तो पिछले 2 महीने से जल रहा है। कई घर जल गए, कई परिवार के लोगों की जानें चली गई, और कल मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि परवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, और आज अब तक न तो प्रधानमंत्री इस पर कोई स्टेटमेंट दिए, ना ही बयान दिए, ना ही कोई ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज आकर के कोई प्रतिक्रिया दे। इस पर क्या कहिएगा? दरअसल अभी जो सत्ता आई है, ये सत्ता ही स्वर्ण सामंती ब्राह्मणवादी ताकतों का, पूंजीपति ताकतों का सत्ता है। अगर कोई भ्रम में है, कोई आदिवासी सोचता है, कोई दलित समझता है, कोई पिछड़ा समुदाय सोचता है कि ये हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, ये भ्रम है, ये तभी टेलर है। आने वाले कल में ये लोग मनवादी को स्थापित करेगा। वो जो आज से 1000 साल पहले जो इन लोग की खास वर्ग की सत्ता थी, उस सत्ता को बनाने का प्रयास कर रहा है। सर, वरिष्ठ नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे हैं। एक देश एक कानून जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो की जो बात है उनकी पूरे देश के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एकदम सीधा सीधी इसमें है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहा है। उनको ना शिक्षा पर क्यों सम्मान नहीं लाते हैं? क्यों प्राइवेट स्कूल खुला? एक उसी में प्रधानमंत्री का बेटा भी पढ़े, हमारा बेटा भी पढ़े, किसान का भी बेटा। आप शिक्षा पर एक समान लाइए, आर्थिक पर एक समान लाइए, स्वास्थ्य पर एक समान लाइए, आप क्यों नहीं लाते हैं? तो ये जो है जबरदस्ती जो है अपना आरएसएस जो बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाह रहे हैं, और आदिवासी को सीधा सीधी यहाँ से खत्म करना चाह रहा है ये लोग। इसलिए हम लोग जो है इसका जबरदस्त हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये धरना प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा उस आरएसएस उस बीजेपी पर? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने 30 तारीख जुलाई को पूरे देश के आदिवासी संगठनों का और समुदाय से प्रतिनिधियों का हम लोगों ने बुलाया है, और हम लोग निश्चित रूप से हम लोग रणनीति तय करेंगे कि 2024 में जो है हम लोग उसको जवाब देंगे। जरूरत पड़े तो कृषि बिल टाइप आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़े, चूंकि हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, इसलिए हम लोग ये जान रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी हमें मारना चाह रही है। तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप मारने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ते लड़ते मरेंगे। हम लोग ऐसे हार मानने वाले नहीं है। जो 2024 में आपको हम लोग पता बताएंगे कि आप जो सत्ता में और दोबारा आप कैसे आइएगा। आप चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपका समुदाय राजनीतिक षड्यंत्र के कारण बढ़ चुका है, टुकड़े टुकड़े पार्ट में बढ़ चुका है, क्या लगता है कि 24 में जो चुनौती आप दे रहे हैं उस पर खरा उतर पाइएगा आप लोग? देखिए, आपका 2019 में सीएनटी को छेड़ा तो उसका रिजल्ट आया ना, तो ये भी देश में भी रिजल्ट आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया सारे जो 10 राज्य हैं और 5th शेड्यूल के बाहर भी हैं, जो बंगाल है, चाहे और भी यूपी है, बिहार है,
चाहे 6 शेड्यूल एरिया है, सारे लोग इस चीजों को समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादाओं के जो पुरखाओं के कुर्बानी से जो हमारे पास जमीन है, हमारी कस्टमरी लो है, ये तमाम चीजों को ये लोग जो है छीनना चाह रहा है। ये चीज लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसलिए निश्चित है कि मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है समय पर जवाब देंगे और हमको पूरा उम्मीद है। तो आज के इस धरना प्रदर्शन से आरएसएस को, मोदी जी को क्या संदेश, क्या चुनौती है सीधे तौर पर? देखिए, हम सीधा सीधी मोदी जी से और आरएसएस को ये कहना चाहते हैं कि ये देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे पुरखों ने इस धरती को खून से सींचा है, और जो सीएनटी एक्ट बना है वो भी ये लोग नहीं दिए हैं, अंग्रेजों ने दिया है। विल्किंसन रूल है, उन्होंने अंग्रेजों ने दिया है। और संविधान जब बना तो उसमें इस चीज को समझा गया कि इनकी अलग परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है, कस्टमरी लॉ है, इनका जमीन का व्यवस्था अलग है, सारे चीज। इसलिए हमको इस तरह का जो है सीएनटी एक्ट, 5th शेड्यूल, पेशा कानून, विल्किंसन रूल के तहत हमको जो है आरक्षण, इस तमाम चीजों को जो है हमको लोगों ने माना। ये लोग सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि ये लोग आरक्षण को भी खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे लुकुर कमेटी जो 1965 का लुकुर कमेटी जो बना था, उसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट थे कि विशिष्ट संस्कृति आपकी है ना, अब पिछड़ापन है, अलगाव है, अब बड़े जो है समुदाय से शर्म आप करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। तो जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो हमारी विशिष्ट संस्कृति नष्ट हो जाएगी, फिर उसको हमको आरक्षण से बाहर कर देंगे ये लोग। तो आरक्षण से भी बाहर करना चाह रहे हैं ये लोग, 5th शेड्यूल भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो 5th शेड्यूल खत्म तो पैसा खत्म, सीएनटी एक्ट खत्म तो सारी जमीन ये लोग लूट लेंगे। तो इस तरह का इनकी योजना है, इसलिए माननीय मोदी जी और आरएसएस के जो हेड हैं ये कदम मत उठाइए। हाँ, चूंकि मणिपुर तो जला है, हो सके कि 5th शेड्यूल राज भी जल जाए। हाँ, ये इस चीज को भी आप समझिए। लगातार जब से यूसीसी की बात फिर से सामने आई है, इसका विरोध लगातार आप लोग कर रहे हैं। आखिर इसका विरोध क्यों, और इससे आदिवासी समुदाय को क्या नुकसान हो सकता है अगर यूसीसी लागू हो जाता है? देखिए, देश भर में 730 जनजातीय समुदाय जो अधिसूचित हुए, जिनके सबके अपने अपने जो रूढ़िवादी परंपरा है, अपनी कस्टमरी लॉज है, अपनी विशिष्ट अपनी जीवन शैली, और जो हमारी जो आस्था भी है वो भले प्रकृतिवादी हो मगर उसमें भी भिन्नता है। तो फिर ये सबको एक जो कोड में कैसे समाहित किया जा सकता है, एक कानून के अंतर्गत कैसे लाया जा सकता है? हमारा जो विवाह जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आता, उसी तरह से तलाक भी जो या संबंध विच्छेद कहिए वो भी जो है उसके अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट में हमारे केसेस नहीं होते, सामाजिक रूप से उसको निपटारा होता है। उसी तरह से जो है जहाँ उत्तराधिकार का भी मामला आता है, जो संपत्ति पे अधिकार होता है, उसमें भी जो समाज जो पूरे देश भर में हमारे फैले हुए आदिवासी समाज के सबके अपने अपने जो है तौर तरीके हैं। कहीं पर पितृसक्त है तो कहीं पर मातृसक्त समाज चलता है, और उसी के हिसाब से जो है जो उत्तराधिकार का भी नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो वो सब कैसे आप इसमें ला सकते हैं? बहुत विविधताएं हैं हमारे आदिवासी समाज में, उनके अपनी प्रथाओं में, कानून में बहुत विविधता है। तो उसको एक उसमें लाया नहीं जा सकता। ये हमारे अपने मौलिक अधिकार के साथ जो है छेड़छाड़ है, उसका हनन होगा, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधी तरह से हमारे अपनी पहचान पे कुठाराघात है। जो हमारी विशिष्ट पहचान पे कुठाराघात होगा, उसको मिटाने का ये जो प्रयास जो है उसको आदिवासी समाज बिल्कुल भी इसको मंजूर नहीं करेगा। और सरकार को इस बात को समझना होगा कि आदिवासियों का, बल्कि उनको तो मैं सुझाव दूंगी कि जो भी बातें आती है रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, तो उसको कोडिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी जो चीजें कोई संहिता नहीं बनी है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो सरकार बेहतर होगा कि
कि आयोग बनाने की जगह में कोई इंस्टीट्यूशन खोले जिसमें हमारी अपनी कथा परंपरा को जो है कोडिफाई किया जा सके, डॉक्यूमेंट किया जा सके, तो वहां पर ये फंड लगाएं बजाय इन सब चीजों के लिए। और ये सब जो किया जा रहा है निश्चित रूप से आदिवासियों को तो खतरा है ही, क्योंकि हमारी पहचान को मिटाने का एक काम तो हो ही चुका है। जो जनगणना के प्रपत्र में जो कोड कॉलम जो हम लोग को 7वां दिया गया था आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का, उसको हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को मिटाने का पूरा जो है खाका तैयार कर लिया गया। तो ऐसे में तो ये हम इसको अगला ही कदम समझ रहे हैं कि हम लोगों का सारी विरासत जो हमारी परंपरा संस्कृति को मिटाने का ये काम जो है उसको अमली जमा पहनाने का जो है मन बना रही है सरकार। सरकार ये समझ रही है पूरे देश भर का आदिवासी उनके पॉलिसी जो है उसको जो है इसके खिलाफ में है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इस भिन्नता होने के बावजूद भी आदिवासी समाज एक है अपने हक अधिकार की लड़ाई में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून जिसका अपना मैनिफेस्टो है था, अपना एजेंडा है, वो लाने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकत लगा रही है। दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है, देश का राज्य है, और कल की घटना एमपी की बीजेपी के एक विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर दे रहा है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर नरेंद्र मोदी जी मौन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन है, ब्राह्मण सभा के लोग मौन है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए आदिवासी को तो ये सारे जो भाजपा कम से कम से मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनको हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, हमारे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो इस तरह की घटना हुई है और उनकी अपनी पार्टी को जिनको तुरंत इसमें रिएक्शन लेना चाहिए था, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ऐसा कर रही है तो अगर ये सबसे अगर वो बच रही है भाजपा तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज को समझना होगा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ मोहरा बना रही है और ऐसी पार्टी से आदिवासी समाज को बचना चाहिए। उसमें जाना यानी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान। एक देश एक कानून का विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्यों? आदिवासी समुदाय को इससे क्या नुकसान होने वाला है? जहां एक तरफ सरकार इसका बेनिफिट गिना रही है कि एक देश से इस कानून होने से देश में कई तरह के बेनिफिट होते हैं, दूसरी ओर आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो एक देश एक कानून जिसका हम लोग विरोध करने के लिए मैं जदुनाथ तियो आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय महासचिव पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आज रांची के यहाँ पर धरना देने के लिए आया हूँ। और एक देश एक कानून के आने से हमारे हो समाज, हमारे आदिवासी हो समाज को क्षति आएगी। आप लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो ये इलेक्शन का एजेंडा बना करके उसको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना करके उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। क्या अभी भी एक देश एक कानून के अंदर कभी आदिवासियों को एड्रेस कर रहे हैं कोई? नोबडी एड्रेसिंग द आदिवासी। आप देखते हैं, आप पे खबर करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन आदिवासियों को का एजेंडा को ना सेंटर नहीं तो स्टेट नोबडी इज एड्रेसिंग दैट इशू को कोई लेके नहीं आता है। तो हमारा जो अनुसूची के अंदर से हम प्रोटेक्ट हैं, हमारे रूढ़ी प्रथा के अंदर चलते हैं, स्वशासन व्यवस्था है, उसमें क्षति आएगी। हमारे जल जमीन पर अतिक्रमण होगा, बाहरी लोगों का इंट्रोडक्शन अंदर आने का प्रवेश होगा। जिस दिन बाहरी लोगों का हमारे आदिवासियों में प्रवेश होगा उस दिन आदिवासी नाश होगा। जिस दिन आदिवासी नाश होगा, जल जंगल जमीन नाश होगा, पूरी दुनिया नाश हो जाएगी। क्योंकि आदिवासी एक रक्षक है कि जल जंगल जमीन करके वातावरण को शुद्ध करके रखा है। वर्ल्ड इंजीनियर्स डे 9 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका एक आपका उदाहरण है कि आप क्यों वर्ल्ड वाइज हम लोग आदिवासी दिवस 9 अगस्त क्यों मनाते हैं। ये जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए हम लोग अभी वर्ल्ड को रक्षा कर रहे हैं। इसी को आप छेड़ोगे तो हमारे जो हमारे विधि और व्यवस्था में पूरा होके खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वेनिश हो जाएगा।